नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। तो प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। पूरी दुनिया से सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर पहले के महाकुंभ और अब की बात करें तो फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पहले लोग सिर पर पोटली लेकर के पुण्य पाने की अभिलाषा से यहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार बड़ी संख्या में युवा भी आ रहे हैं, 85 देशों की मीडिया कवरेज कर रही है, देश और दुनिया से सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं और ख़ास बात ये है कि इस महाकुंभ के आयोजन से यूपी ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को 4 चाँद भी लगने वाले हैं। तो इस पर और जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पंकज गांधी जायसवाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम यानी कि यूपीडीएफ के फाउंडर हैं। पेशे से तो सीए हैं, लेखक भी हैं। तो इनसे हम लोग सारी बातें जानेंगे, सुनेंगे। पंकज जी, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मुक्ता जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। देख रहा हूँ महाकुंभ आपका ओजस्वी संबोधन। चलिए तो महाकुंभ की तैयारियां तो जोरों-शोरों पर हैं। तो हाँ, पंकज जी एक सभा में योगी जी ने कहा था कि विरासत से विकास को जोड़ने का ये आयोजन है। तो क्या ये सबसे बड़ा शाइनिंग एग्ज़ाम्पल है? ये मुंबई में एक हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में मैंने सुना था योगी जी को कि इन्होंने बोला था। तो विरासत से विकास को जोड़ने का कार्यक्रम है क्योंकि कुंभ का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है और इस कुंभ में ये इतना बड़ा आयोजन है और इसको हम कई एंगल से इसका जो है समाज की स्थापना में या राष्ट्र की स्थापना में या आर्थिक विकास में हम इसका प्रयोग और उपयोग कर सकते थे। भारत का जो सनातन धर्म है या जो सनातन प्रैक्टिस है भारत की, इसको भी हम विश्व में इसके माध्यम से प्रचारित प्रसारित कर सकते थे। ये इतना बड़ा आयोजन है, इसमें करोड़ों लोग आज ही नहीं मतलब जी। कई सालों से आप सदियों से आप देख रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं। इसको कभी फ़ोकस बिंदु में लाया नहीं गया और इवन आफ्टर आज़ादी जब हमारा अपना देश था, हम जब आज़ाद हुए, तो उसके बाद भी इस पे उतना फ़ोकस नहीं दिया गया, जितना फ़ोकस जो है हम 2019 और अब के कुंभ में देख रहे हैं, जो प्रयागराज में हुआ है। तो ये बात सही है कि ये हमारे पास इतनी बड़ी विरासत थी और इसमें हमारे कल्चर से, हमारे संस्कृति से और हमारा जो सनातन धर्म है, इससे जुड़े लोग पूरे नॉट ओनली इन इंडिया पूरे दुनिया में लोग जहाँ-जहाँ वहाँ से आते हैं और एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये 45 डेज़ में आपको इतने कलर मिल जाएँगे, इतने आपको जो है इतनी ज्ञान विधाएँ मिल जाएँगी, इतने जो है आपको नॉलेज मिल जाएगा, जो आप जिसको अर्जित करने में आपको जो दशक लग जाएँगे। तो इतनी बड़ी पंकज जी संपत्ति बिल्कुल आपने अगर एक सही कहा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा बड़े स्तर का आयोजन दुनिया में और कोई नहीं है। सही बात है ये? नहीं, नहीं इतना इतना बड़ा कहीं नहीं है। आप अभी जैसे 40 करोड़ का डेटा है, कोई जी। 40-45 बोल रहा है। आप दुनिया का कोई भी एक्सपो देख लीजिए, कहीं भी ओलंपिक से लगाया दुबई का एक्सपो देख लीजिए जो एक्सपो 2020 था, जिसको बोला गया था बहुत बड़ा एक्सपो होगा। ये फेयर ही है एक तरीके से ना, वो है या ग्लोबल विलेज देख लीजिए, कहीं भी ग्लोबल विलेज तो 6-6 महीने लगा रहता है। 6 बिल्कुल। महीने, 8 महीने ग्लोबल विलेज लगा रहता है, जिसको आप दुनिया का वो गाँव बोल लीजिए। वहाँ पे भी इतनी संख्या 8 महीने में नहीं आ पाती, जितनी संख्या 45 दिन में आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अवसर है दुनिया के लिए। 45 करोड़ लोग एक जगह आपको एक पर्टिकुलर जो है किलोमीटर में मिल जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इतना बड़ा एक्सपो तो दुनिया में बिल्कुल। कहीं नहीं मिलेगा। आप पेशे से सीए हैं, तो आज आपके साथ बातचीत करने का हमारा ये भी उद्देश्य है कि आप लोगों को ज़रा सरल तरीके से बताइए। जैसे आप बार-बार कहते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ की तरह आप इसको देख रहे हैं, अभी भी आपने ये बात कही। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरे देश के लिहाज से क्या एस्टिमेटेड नंबर है इस बार? देखिए, सरकार जो बता रही है 40 करोड़, 45 करोड़ है, तो मुझे लगता है कि इस पे विश्वास किया जाना चाहिए। हम क्यों बोले कि 40 करोड़ नहीं होगा और उसमें होता क्या है कि कई लोग 2-2 3-3 बार जाते हैं। जी, कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो 2-2 3 दिन जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, एक बार खुद जाएँगे, एक बार रिश्तेदारों के साथ जाएँगे, एक बार जी। मित्रों के साथ जाएँगे। तो कई लोग तो 2-2 3-3 बार जाते हैं। तो संख्या जो है 40 करोड़ अगर सरकार बोल रही है तो मुझे लगता है अभी अविश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने तैयारी की है, ये 40 करोड़ तक जा सकती है। और देश क्योंकि इसमें सिर्फ देश के लोग ही नहीं आ रहे हैं, देश के अलावा दुनिया से लोग भी आ रहे हैं। मॉरिशस से आ रहे हैं, दुबई से लोग आ रहे हैं। हम तो यूपी डायस्पोरा फोरम में उसका चेयरमैन हूँ, तो कई देशों से लोग पूछ रहे हैं कैसे आया जाए, कैसे जाया जाए? फ्लाइट के टिकट बुक करा रहे हैं, क्या अरेंजमेंट होगा? तो ये सब इंक्वायरी और पूछताछ जो है चालू हो गई है।
तो मुझे लगता है कि ये नंबर जो है अचीव किया जा सकता है, और अगर ये नंबर अचीव कर लिया गया तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, और ये जो है भारत की तस्वीर बदल सकता है। अभी कुछ दिन पहले आया था ना कि जीडीपी हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, 6.4 हो गई है, जो हमने एस्टिमेट किया था वो घट गई है। लेकिन उस जीडीपी के आंकड़े में शायद कुंभ का इफेक्ट उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि कुंभ का इफेक्ट अगर आप लेंगे, अगर सपोज करिए 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, और मैंने जितने लोगों से बात किया उन लोगों का तो खर्च 1 लाख टू 1,50,000 जा रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल, चूंकि गांव के लोग भी आएंगे, पास के लोग भी आएंगे, तो उनके घर से निकलने से लेके घर वापस आने तक का अगर हम खर्च जोड़ते हैं तो 10,000 रुपये आता है। बिल्कुल। तो 40 करोड़ में अगर आप 10,000 का गुणा कर दिए तो 4 लाख करोड़ का वस्तु एवं सेवा का जो वो है खर्च है, वो तो जो अनियोजित है, जो मतलब इकोनॉमी में किसी ने नियोजित में नहीं किया, तो वो तो होगा ही होगा 4 लाख करोड़ का खर्च। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का जो ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो सही होगा? ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से 16,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है और लगभग 1.5 लाख करोड़ की उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेड इसका मैं रिटर्न। आपको गणित बता देता हूँ। 16,000 करोड़ का फिगर अभी पिछले प्रोग्राम में अवनीश अवस्थी आए थे, जो मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के सलाहकार हैं। उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ राज्य सरकार, 8,000 के करीब, और उतना ही करीब केंद्र सरकार मिला के 16,000 करोड़ का निवेश करे। अभी हमने आपको बताया कि 40 करोड़ में अगर आप 10,000 से गुणा करते हैं तो ट्रांजेक्शन साइज कितना होता है? 4 लाख करोड़। एस्टिमेटेड ट्रांजेक्शन साइज 4 लाख करोड़ है। अगर हम 40 करोड़ की संख्या पास करते हैं, एवरेज जीएसटी ले लीजिए, कोई जीएसटी का रेट तो 0 to 28% है। हम एक एवरेज परसेंटेज पकड़ लेते हैं, 12% के करीब एवरेज जीएसटी आएगा। तो कुछ उत्पाद में 0 होगा, कुछ पे 28 होगा, ऐसे करके। तो 48,000 करोड़ तो जीएसटी का कलेक्शन इस ट्रांजेक्शन से होगा। इसके अलावा 4 लाख करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, तो जो रिसिपिएंट ऑफ दिस एक्सपेंसिव जो होगा उसके लिए तो इनकम होगी, उसका भी इनकम टैक्स जनरेट होगा। देयर आर लॉट ऑफ टोल टैक्स, आरटीओ टैक्स, अब बहुत सारे एंटरटेनमेंट टैक्स, फ्लाइट से जा रहे हैं तो उस पर टैक्स, बहुत सारे टैक्स, हॉस्पिटलिटी टैक्स, बहुत सारे टैक्स होंगे। अगर सब ऑल टुगेदर आप जोड़ दें तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ का तो गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 16,000 है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 16,000 आप कर दीजिए, 6 टाइम का अमाउंट आता है। 600% रिटर्न तो गवर्नमेंट का ही होगा। दूसरा, ये जो 4 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन होगा बिटवीन द पीपल होगा। ये सरकार भी अपनी तरफ से जो 16,000 करोड़ वो डाल रही है, बाकी पब्लिक जो है, तो जो एक्सचेंज इकोनॉमी में पंप होगा वो अपने आप जीडीपी को बढ़ाएगा, लोगों की इनकम को बढ़ाएगा, सरकार की इनकम को बढ़ाएगा, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा कवायद है ना, ये जी। जो है जीडीपी को भी मोर देन 1% बढ़ाएगा। और जब ये तिमाही खत्म होगा तो आप देखिएगा इकोनॉमिक रिजल्ट में, बिकॉज ऑफ कुंभ जो है, जो एस्टिमेशन अभी किया है, जिसने भी किया है, एनएसएसओ ने किया है, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और भारत जो है अभी तीसरी तिमाही के रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मंदी की तरफ जा रही है। कुंभ जो है भारत को मंदी से निकाल देगा। अच्छा, ये पूरा नंबर समझने के बाद भी, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि भाई, 1-2 सवाल हैं, तो मैं आपसे एक-एक करके पूछूँगी। पहले तो लोगों के नज़रिए से, क्योंकि अभी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि भई ये तो धार्मिक पर्व है, यहाँ पर हम पुण्य प्राप्ति के लिए आते हैं, तो आप इसे इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी की तरह कैसे देखते हैं? कैसे होता है कि उद्यम इससे बढ़ेगा? मतलब इसको ज़रा डिटेल में समझाइए लोगों को कि धार्मिक देखिए, पर्व इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी की तरह कैसे हो सकता है? नहीं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो बाजार देखता है। ये धार्मिक पर्व है और इसकी प्योरिटी बरकरार रहेगी। यहाँ जो आते हैं, जो लोग कल्पवास करते हैं, वो लोग तो करेंगे ही। लेकिन इस प्रक्रिया में उनके जेब से जो खर्च होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो मॉनेटरी खर्च होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको लेकर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात हो रही। ये आयोजन इकोनॉमिक्स के लिए नहीं किया गया होगा। लेकिन जब समुद्र मंथन होता है, उसी तरह से जब एक कुंभ मंथन होगा, कुंभ मंथन के बाद एक बाई प्रोडक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट के रूप में भी आएगा, क्योंकि इसमें खर्च हो रहा, सरकार भी कर रही है और लोग कर रही है, और पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ। आप देखेंगे प्रयागराज में हर टैक्सी वाला जो है इसमें टूरिस्ट गाइड बना हुआ है। तो हर टैक्सी वाला टूरिस्ट गाइड बना हुआ है, तो हर जी। आदमी, लोग दुकानें लगा रहे हैं। इवन विज्ञापन बाजार जो आप देखेंगे, कहीं आप कॉन्फ्रेंस करती हैं तो पूछते हैं कितना क्राउड आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, उसके हिसाब से वो विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप देते हैं, डिपेंड ऑन द क्राउड कमिंग। उसके हिसाब से विजुअल मीडिया काम करती है। यहाँ तो 45 करोड़ आएंगे, 45 करोड़ किसी कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे, तो एक एक चौराहे की अगर खाली हम बिलबोर्ड का ऑक्शन प्राइस निकाल लें, तो हमको लगता है कि 10-15 हजार करोड़ तो बिलबोर्ड के ऑक्शन प्राइस से आ जाएगा, क्योंकि उस लोकेशन पे, उस बिलबोर्ड पे जो विज्ञापन होगा उसको 45 करोड़ लोग देखेंगे।
तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, तो अगर इस धार्मिक आयोजन में किसी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसकी चर्चा हो रही है। धर्म के आयोजन की जो प्योरिटी है, धर्म वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहेंगे। इस अगर कार्यक्रम के दौरान हुँ, जो जी मॉनेटरी बताइए। खर्च हुआ उसके कारण जो बाई प्रोडक्ट हो रहा है उसकी बात हो रही है। अगर पिछली बार की सीआईआई रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो ये बताया जाता है कि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा रोज़गार क्रिएट किए गए थे। तो जबकि 16 करोड़ के आस-पास लोग पहुँचे थे पिछली बार और इस बार तो डबल की बात की जा रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस बार अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा होंगी। निश्चित तौर पे होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि इस आयोजन के बाद जब आप बहुत सी चीज़ें परमानेंट स्ट्रक्चर भी बन जाता है, वो भी इकोनॉमी में बूस्ट करता है। लोगों के जो इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों डेवलप हो जाते हैं। आप देखेंगे जब आप किसी कॉन्फ्रेंस, छोटे-मोटे कॉन्फ्रेंस, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं ना, वहाँ लोग जाते हैं, तो जैसे उस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे लोग एक-दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनके कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री दोनों डेवलप हो जाती है और उससे उनके कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स निकल आते हैं, भाई तुम मुझको सप्लाई करना, मैं तुमको सप्लाई आप करूँगा। केमिस्ट्री और हाँ, मैथमेटिक्स को बहुत जोड़ते हैं। हाँ। तो वो इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ पीपुल, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये इतना ज्यादा होगा कि इस केमिस्ट्री से ना बहुत सी चीजें निकलेंगी, बहुत सी धाराएं निकलेंगी, स्पिरिचुअल धाराएं निकलेंगी, इकोनॉमिक धाराएं निकलेंगी। ये सबको फायदा पहुंचाएंगी। एक मतलब एक परसेप्शन में भी चेंज आएगा, भारत के परसेप्शन में भी चेंज आएगा। इवन जो बच्चे जाते हैं ना, उनको भी धर्म के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। और ये जो शंकराचार्य वाला गुट आएगा, ये जो क्वांटम फिजिक्स आजकल चला हुआ है, उस पे भी एक आजकल डिबेट, आजकल पब्लिक जो है इंटरेस्ट ले रही है कि भाई अद्वैतवाद और क्वांटम फिजिक्स में कनेक्शन स्टेब्लिश कर रही है। क्योंकि पश्चिम तो 18वीं 19वीं शताब्दी में क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च चालू किया। हमारे आदि शंकराचार्य ने तो 1200 साल पहले क्वांटम फिजिक्स के सूत्र बता दिए थे अद्वैतवाद के रूप में, कि आत्मा परमात्मा एक होता है, कण कण में भगवान होता है। तो ये चीजें अभी पश्चिम प्रूव कर रहा है। वो कुंभ में जाने पे पता चलता है कि हमारा जो धर्म है वो वैज्ञानिक है और अनादिकाल से है। सनातन धर्म इसलिए थोड़े बोलते हैं कि आदिकाल से और अनंत काल तक चलने वाली यात्रा को ही सनातन बोलते हैं ना। ये हमारे यूथ को तब पता चलता है वो जब कुंभ में जाते हैं। पूरा संपूर्ण सनातन दर्शन और सनातन क्राउड जो उस कुंभ में रहता है, तो जिसको धार्मिक ज्ञान लेना होगा या जिसको धर्म को जानना होगा, मुझे लगता है कि उसके लिए जो है दुनिया के ऐसे बच्चों के लिए कुंभ जो है एग्जैक्ट प्लेस है, उनको जाना चाहिए। चलिए, इस बात को हम और आगे बढ़ाएँगे, लेकिन उसके पहले जैसा आपने बताया कि भई पूरे प्रयागराज का पूरा मैसिव मेकओवर हुआ है, पूरा शहर बदल दिया गया है। तो उधर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का कहना है कि ये अपव्यय है, 16,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप सिर्फ़ अपने हिंदुत्व का पॉलिटिकल एजेंडा ड्राइव करने के लिए ये अपव्यय कर रहे हैं और आप इसे इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में देख रहे हैं, तो कैसे? नहीं नहीं, कुंभ पे खर्च करना हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। ये लोग तो जहाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आते हैं वहां खर्च कर देते हैं कि चलो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। कुंभ में तो 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। ये देश को आगे ले जाने वाला एक इवेंट है जिसपे किसी की दृष्टि नहीं गई थी, किसी के पास विजन नहीं था कि अगर 40 करोड़ हम यहाँ पे बुला सकते। जगह तो यही है, ऐसा भी नहीं है कि प्रयागराज की जगह उन्होंने बनारस भी इसमें ऐड करके आयोजन कर रहे हैं। आयोजन तो प्रयागराज में ही हो रहा है। तो इसी जगह पे 2023 में, 2019 में भी हुआ था, इसके पहले 2013 में भी हुआ था, इसके पहले हर 4 साल पे होता ही रहता था। लेकिन किसी की दृष्टि क्यों नहीं गई, किसी ने क्यों नहीं सोचा कि 45 करोड़ की जो यहाँ पे लोग हम बुला सकते हैं, यहाँ पे इस अवसर का इस्तेमाल भारत की तस्वीर को दुनिया को दिखाने के लिए बुला सकते हैं। यहाँ पे हम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर बुला सकते हैं, या हम दुनिया के स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं कि आओ रिसर्च करो। हम यहाँ लोगों को भारत की सनातन संस्कृति के बारे में बता सकते हैं जो विश्व बंधुत्व की बात करती है। दुबई में ग्लोबल विलेज बसाया गया है। भारत तो पहले से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत अपने आप में ग्लोबल विलेज है। 29 प्रदेश की पता नहीं कितनी संस्कृतियां हैं, कितने धर्म हैं, कितने प्रैक्टिस है, कितनी वेशभूषा है, कितने खान पान के व्यवहार हैं, ये सारी चीजें भारत में है। भारत से बड़ा ग्लोबल विलेज क्या हो सकता है। तो सहजीवन, सह अस्तित्व का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत है। वो कुंभ में आने को दिख सकता है। क्वांटम फिजिक्स के सारे रिसर्च जो है कुंभ में आने पे दिख सकते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल जो है भारत बहुत पहले दुनिया को दिखाने के लिए कर सकता था, भारत की धार्मिक सिद्धि के लिए भी और आर्थिक सिद्धि के लिए भी। लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। आज जिस तरह से ग्रहों का एक सटीक संयोग बनता है तो कुंभ होता है, उसी तरह से आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का एक
संतुलन का संयोग बना, तब ये चीज संभव हो पाया। अगर कंट्राडिक्शन होता आइडियोलॉजी में, फिलॉसफी में, थॉट प्रोसेस में, तो शायद जो है ये चीज नहीं हो पाती। लेकिन आज जो है राजनीति में भी, सरकार में भी ग्रह का संतुलन इतना सही बना हुआ है कि हम प्रति कुंभ जो है संख्या बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस कुंभ में। अगर आप देखेंगे, पंकज जी, इस बार एक और सबसे खास चीज़ जो जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है कि देश और दुनिया से सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं। अपने यहाँ सुधा मूर्ति भी पहुँच रही हैं। स्टीव जॉब्स की वाइफ ने भी बोला है कि वो 17 दिन के लिए यहाँ पर आकर रहेंगी। तो इससे आप कैसे देखते हैं? और इन सब चीज़ों का क्या असर होगा? स्टीव जॉब्स की अगर वाइफ आ रही है तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर, आप मान लीजिए उनको, तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर का काम करेगा। और इस बार आप देख रहे होंगे सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बड़ा तवज्जो दे रही है, जो पिछले कुंभ में नहीं था। तो इन्फ्लुएंसर से होता क्या है कि मास लेवल पे हम मैसेजिंग देने में सफल होते हैं, और दुनिया को बता सकते हैं कि भाई स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल के फाउंडर, उनकी वाइफ अगर भारतीय सनातन दर्शन और उसकी प्रैक्टिस को देखना समझना चाहती है तो पूरी दुनिया को आना चाहिए। तो एक हमको लगता है कि ग्लोबल मैसेजिंग देने में हम सफल होंगे, और पश्चिम और यूरोप जो अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रहे हैं और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वो भी यहाँ आकर देखेंगे भारत की सनातन प्रैक्टिस को कि यहाँ एक सभ्यता ऐसी भी है जो प्रकृति आधारित है, और जिसके साथ साथ सारे सोशल प्रैक्टिस जो हैं वो प्रकृति आधारित है, जो कल्पवास की बात करती है, जो संतोषम परम सुखम पे आधारित है। उसको हाय पैसा, हाय पैसा की भूख नहीं है यहाँ की संस्कृति में। यहाँ हम जो है संतुष्टि ही हमारा मापन है कि हम कितने सुखी हैं और कितने धनी हैं। तो आपको ये लगता और है कि ये सरकार को एज़ अ ब्रांड भी स्थापित करेगी? जो निश्चित ही करेगी, अगर सिर्फ वही नहीं आ रहे, बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं हमारे संपर्क में। हमको कीनिया से फोन आया, हमारे पास लंदन से हमारे मित्रों का फोन आया, अमेरिका से फोन आया, इतने लोग आ रहे हैं ना। तो स्टीव जॉब्स की वाइफ आ रहे, इसको लेके भी अमेरिका से कितने लोग आ जाएंगे, और जी। सरकार को अपना पर्सपेक्टिव रखने में मदद मिलेगी इनके स्टीव जॉब्स की वाइफ के माध्यम से, और भी जितने भी सेलिब्रिटी। क्योंकि अगर ये जो बोलते हैं ना, जिनके करोड़ों फॉलोवर होते हैं, मुझे तो लगता है बीटीएस, ये एक ग्रुप बीटीएस भी है ना, ये जी, कोरियन जी, वाला, बिल्कुल। उन्हें भी बुलाना चाहिए भी आओ, क्योंकि उनके भी करोड़ों फॉलोवर हैं। तो कोरिया से बिल्कुल। भारत का रिश्ता तो है ही है ना, अयोध्या का रिश्ता तो कोरिया से है ही है ना। तो वहाँ बीटीएस आर्मी जो है उनको भी बुलाना चाहिए भाई, वो यहाँ पे आओ, आप परफॉर्म करो और यहाँ की संस्कृति को अब दुनिया में ले जाओ। इस तरह के जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए और जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर बार होने वाला 144 साल के बाद संयोग बना है, 12 साल में महाकुंभ होता है। और इस बार संयोग ऐसा है कि केंद्र में मोदी जी हैं और स्टेट में योगी जी हैं। योगी जी खुद भगवाधारी हैं, विषय वस्तु को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, इम्प्लीमेंट पड़ता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसके पहले जो जिसको भी कुंभ करना होता था उसको प्रैक्टिस के बारे में समझना वो 10 या 20% जानता था। अभी योगी जी तो 100% जानते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही संत हैं। तो फिर वो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता। तो इतने अच्छे ग्रह संयोग बने हैं, तो इस समय तो दुनिया के सारी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहिए। ट्रंप को भी बुला लेना चाहिए। भाई ट्रंप ये 12 साल के बाद आएगा, उस समय आप राष्ट्रपति रहोगे कि नहीं रहोगे, उम्र आपकी है, तो उनको भी एक बार आ जाना चाहिए। ट्रंप को भी बुला लेना चाहिए कि आप देखो कि भारत की सनातन संस्कृति कैसी है। तो हमको लगता है कि जियो पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए भी इस कुंभ का इस्तेमाल, कुंभ एक सहयोग बन सकता है। अच्छा, क्योंकि यूं आपने थोड़ा पब्लिक की बात की, आप लगातार इस पूरे आयोजन को इकोनॉमिक वेलबीइंग से जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा पीछे चलें, अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में इतने बड़े राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन वहाँ के लोकल लोग बहुत डिसग्रंटल्ड थे और हम लोग उसको लगातार अभी भी आप जैसे बात कर रहे हैं, आप उसको इकोनॉमिक वेलबीइंग से जोड़ रहे हैं। अगर इकोनॉमिक वेलबीइंग है, तो डिसग्रंटल्डनेस कैसी? और इसका असर आपने देखा चुनाव में भी देखने को मिला। देखिए, जो कुंभ है ना, कुंभ एक छोटे समय के लिए एक इवेंट है। जैसे आप 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 दिन का एक इवेंट है। यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बाद आफ्टर इफेक्ट की चर्चा करेंगे हम लोग। अयोध्या में जो कार्य हुआ सब स्थायी व्यवस्था के कार्यक्रम हुए हैं। वो जो है अनवरत और सतत चलने वाली एक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें समय के साथ सबका समायोजन होगा। जब भी निर्माण होता है तो मान लीजिए कुछ चीजों को आपने हटाया वहां पे, फिर उनको कंपनसेशन दिया, तो लोकल लेवल पे कुछ ऐसा डिससेटिस्फेक्शन सेटलमेंट में हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आप जब देखेंगे, जब ये नवनिर्माण कंप्लीट होगा, तो वहां के स्थानीय लोगों को भी उस नवनिर्माण में रोजगार मिलेगा, उनके पैदा, इसमें समय लगेगा। अभी तो चूंकि निर्माण कार्य वहां चालू है, नव निर्माण हो रहा है, कुछ चीजें इधर सुधर हो रही हैं, तो कुछ विस्थापन भी हो रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है लोगों को। लेकिन जब एक बार स्थायी व्यवस्था वहां बन जाएगी तो लोगों को दिखेगा कि हाँ, मेरी हमारा जो ग्लोबल कनेक्ट, अयोध्या की जो ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई है,
ग्लोबल कनेक्टिविटी पहले नहीं, नहीं थी। मेरा सवाल ये था कि देखिए कितना भी मैसिव मेकओवर हुआ हो, लेकिन 17 लाख की आबादी वाला शहर और वहाँ पर अगर हम 40-45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों को तो ज़ाहिर-सी बात है परेशानी होनी है। नहीं, 40-45 प्रयागराज में आएँगे, अयोध्या जी में नहीं आएँगे। नहीं, नहीं, मैं प्रयागराज की बात कर रही हूँ। हाँ। नहीं, नहीं, वो तो सरकार ने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था किया हुआ है ना, वो लोड पूरा प्रयागराज शहर पे थोड़े पड़ेगा। वो तो कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, और 45 करोड़ एक ही दिन में नहीं आएगा ना, ओवर द डेज में आएगा। पर डे 1 करोड़ 2 करोड़ लोग आएंगे, तो उनकी व्यवस्था मेला क्षेत्र में की गई है। मेला क्षेत्र का एरिया बढ़ाया गया है। वो ऐसा नहीं है कि वो शहर पे लोग आएंगे, उनके सीवेज की भी व्यवस्था की गई है, कैसे उनको सीवेज का निस्तारण किया जाए। उसके लिए उन्होंने पूरा डिजिटल महाकुंभ, उन्होंने पूरा क्यूआर कोड से पूरा मेला क्षेत्र को भर दिया है। तो वो जो भीड़ आएगी वो मेला क्षेत्र में आएगी, तो शहर पे भार नहीं पड़ेगा। हाँ, सुवेज ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसकी सारी व्यवस्था ये सरकार यही तो कर रही है। आप देखिए, ये 45 करोड़ का इस बार संख्या है। पिछली बार जो कुंभ हुआ था, आपको कोई इस तरह की शिकायत मिली थी क्या कि ओवरबर्डन सिटी हो गया था, या सिटी में जो है पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया था, या इतनी भीड़ के कारण अव्यवस्था हो गई थी? ऐसा कोई आपको नहीं। सबसे स्वच्छ कुंभ पिछला बार लेकिन हुआ था। आपको लगता है कि मतलब ईस्टर्न यूपी में इतनी बड़ी भीड़ को वैसे तो ये जैसे आपने कहा बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, इस बार टेक सेवी कुंभ कहा जा रहा है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में अगर आप पहले भी देखेंगे तो जो लास्ट मोमेंट डिलीवरी होती है या तो कमज़ोर पड़ जाती है या फिर फेल हो जाती है कई बार। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े नंबर के साथ स्मूथ और सीमलेस डिलीवरी पॉसिबल है, वो भी ईस्टर्न यूपी में? देखिए, 16 करोड़ की टेस्टिंग तो हो चुकी है। और आप ये बताइए, 16 करोड़ की जब टेस्टिंग हुई थी, तो क्या ऐसी कोई चीज आपको देखने को मिली थी कि अव्यवस्था का शिकार हुआ है? आप बताइए हमें, कुछ आपको ऐसा सूचना आई थी या कोई खबर आई थी कि नहीं यहाँ पे जो अव्यवस्था हो गया? पिछली बार के कुंभ की बात मैं कर रहा हूँ, पिछली बार के अर्ध कुंभ की 16 करोड़ में एक टेस्टिंग होता है ना, टेस्टिंग के बाद अभी फाइनल राउंड में होगा, तो हम क्यों शुरू से नेगेटिव रहे? हम बिल्कुल। क्यों कहें कि नहीं होगा? जब सरकार 16 करोड़ की व्यवस्था कर चुकी है, और इस बार मेला क्षेत्र को और विस्तारित कर चुकी है, और सुविधाएं इस 5 साल में बढ़ गई है। पिछली बार डिजिटल महाकुंभ नहीं था, तो ईज ऑफ मैनेजमेंट जो है, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल महाकुंभ बढ़ रहा है। लोग ट्रेस हो रहे हैं, एआई कैमरे लग रहे हैं, लोगों को अपने मोबाइल पे रूट पता चलेगा, किधर जाना है, हम कहाँ हैं, कोई लॉस्ट हो जाता है तो एआई से निगरानी हो रही, वो मिलेगा। टॉयलेट कहाँ जाना, सारे मैप आपके मोबाइल में, जो पिछले कुंभ में नहीं था। तो ईज ऑफ जो ये सवाल ये मैनेजमेंट है कि वो तो बहुत बढ़ बहुत गया। सारे ऐसे भी लोग आएँगे जो शायद ये मैप देखना ही ना जानते हो। नहीं, ये बात सही है, तो उसके लिए तो उन लोगों ने, पिछली बार भी लोग तो वहां थे ना बताने के लिए कहाँ क्या है। पिछली बार भी बहुत से लोग आए थे कि हम लोग भी मैप कहाँ इस्तेमाल किए थे, लेकिन चीजें हुई थी ना, तो वो तो मिक्स क्राउड रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस बार वो संख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि भारत में सबसे अधिक स्मार्टफोन सबके पास है। वो संख्या ज्यादा रहेगी, ठीक है। वो 100% लोग नहीं रहेंगे, तो 100% लोग नहीं रहेंगे, यानी तो ये आप ये पिछली कहना बार। चाहते हैं कि जो लोग मैप नहीं देख सकते या जो लोग डिजिटली अवेयर नहीं हैं, उनके लिए भी सुविधा है? हाँ, सहायक तो वहाँ हर जगह मौजूद है, पुलिस और सहायक की व्यवस्था हर जगह है। क्योंकि पिछली बार तो ये मैप तो नहीं था, डिजिटल ऐप और मैप दोनों नहीं था, तब भी लोग अपने गंतव्य पे पहुंचते थे। तो वो संख्या तो, अब मान लीजिए कि 20 करोड़ लोग इस बार ऐसे ही जाएंगे, 20 करोड़ लोग डिजिटल डिजिटल के थ्रू जाएंगे। नहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पहल तो बहुत अच्छी है सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी एआई का यूज़ किया जा रहा है। तो बस ये है कि इतनी बड़ी संख्या को मैनेज कर पाना भी ये सिंपल टास्क नहीं है। सीमलेसली हो मुझे जाए लगता है ये कि मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ चुनौती लेने में माहिर है, चुनौती को पूरा करने में माहिर है, तो उन्होंने खुद के लिए चुनौती स्थापित की है। तो लेट अस सी। यानी आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइज़ेशनल कैपेसिटी का भी एक बड़ा इम्तिहान है ये। आप देखिए, जब यूपी इन्वेस्टर समिट 2000 पहला वाला हुआ था 2018 में, तो 6 लाख करोड़ का निवेश आया था। और जब दूसरा हुआ 2023 में, तो 40 लाख करोड़ का आया। तो कितना, 6.5 टाइम ज्यादा हो गया। तो जब निवेश में 6.5 का जंप मैनेज कर सकते हो, तो ये तो 2 गुना है। 16 करोड़ का चलिए, 32 आपकी करोड़ बातें सुन के करोड़। बहुत ही आशावादी बातें हैं, तो सुन के अच्छा लग रहा है। ये इस बात आपने सही कही 2019 में देखिए दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ का नारा दिया गया था, इस बार डिजिटल कुंभ भी है। तो आपके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण कदम है भारत के लिए विश्व मंच पर ये किस तरह के अवसर ला सकता है? भारत एआई का विश्व गुरु भी बन सकता है। एआई का इतना बड़ा एप्लीकेशन, इतने बड़े पैमाने पे टेस्टिंग कहीं नहीं हुआ होगा जो कुंभ में होगा। मान लीजिए 45 करोड़ में 50% लोग डिजिटल यूज करेंगे, 50% नहीं करेंगे, तो 20-22 करोड़ लोग डिजिटल ऐप का यूज करके एक पूरी यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा एप्लीकेशन टेस्ट जो है कहाँ होगा?
तो भारत अपने आप में एआई टेस्ट का विश्व मंच बन सकता है और हम एआई के विश्व गुरु बन सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई भारत में एआई कितना सफल होगा। दूसरी बात, ये जो पूरा आयोजन है, भारत अपने सनातन दर्शन को भी विश्व में बता सकता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के विश्वविद्यालय से लोग यहाँ 8 रिसर्च के सब्जेक्ट दिएंगे, उसमें रिसर्च करने आ रहे हैं। तो भारत का जो दर्शन है, जो सनातन दर्शन है, जो भारत के वेदों में छुपा हुआ है, भारत का जो अद्वैतवाद है, जिसपे दुनिया आज क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च करके नोबेल प्राइज ले रही है, क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी पे, एक छोटे से थ्योरी पे, जिसकी बातें हजारों साल से हमारे सनातन दर्शन में है, उससे दुनिया रूबरू होगी और हम बता सकते हैं कि भाई जो ज्ञान भारत में है ना, वो विश्व शांति लाने में सहायक हो। तभी तो कल भारत से ही तो निकला बुद्ध की धारा है, जो बोलती है युद्ध नहीं, बुद्ध से ही दुनिया में शांति आएगी। भारत से ही तो निकली महावीर जैन की धारा है। राम धर्म जो है, शासन में राम धर्म का जो है एक जो यहाँ पे व्याख्या है या यहाँ पे जो एग्जाम्पल, वो तो यही मिलता है ना। दुनिया राज धर्म से चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया मानेगी कि राम धर्म से बेहतर शासन चलाया जा सकता है, जिसमें सबको स्थान दिया जा सकता है। तो भारत के इतने दर्शन हैं, चाहे राजनीति के दर्शन हो या सभ्यता के स्थापना के दर्शन हो या सोशल प्रैक्टिस, इतने सारे दर्शन है, उससे परिचय कराने के लिए कौन सा मौका आएगा। ये तो 4 साल पे आने वाला मौका है, जिसमें हम दुनिया को भारत की संस्कृति के बारे में बता सकते हैं कि भाई जैसे देखो, हम आप हजारों साल पंकज जी बता रहे हैं कि भई इस आयोजन से आपने लगातार एक बात आप अपने पे बने हुए हैं कि भई इकोनॉमिक वेल-बीइंग इससे आती है। अगर ये आयोजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या वेल-बीइंग का ज़रिया है, तो क्यों हम इसकी कंटिन्यूटी बना नहीं पा रहे? मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए हम इसको अलग-अलग शहरों में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब 45 दिन में तकरीबन 45 करोड़ लोगों की आप उम्मीद कर रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन है। तो इस तरह देखिए, और जी, बताइए। कुंभ का अपना एक धार्मिक महत्व है और जो है अमृत ये मंथन के बाद जो है, समुद्र मंथन के बाद जो है, वो कलश से जो बूंदें जहां गिरी थी वहीं कुंभ होगा, और भारत के हर हिस्से में कुंभ नहीं हो सकता है। नहीं, कुंभ नहीं हो सकता लेकिन इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं। आयोजन किए जा सकते हैं, धार्मिक आयोजन किए जा सकते हैं, सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकते हैं, वो होता है। लेकिन किसी एक विषय पे 45 करोड़ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सनातन का ही एक ऐसा विषय है, कुंभ जो है वो अमृत बिंदु गिरने का एक ऐसा विषय है, और ऐसे ग्रह योग बनते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति के लोग इस ग्रह योग पे उस जगह जाना चाहते हैं, उससे उनको लगता है कि मोक्ष, मुक्ति और ज्ञान मिलेगा। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ ऐसा संयोग है जो हर 4 साल पे मिलता है। इसके कारण 45 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़, 16 करोड़ या पिछले समय में 8 करोड़, 2 करोड़ लोग आए थे। ये उस ग्रह संयोग के कारण है, और उस ग्रह संयोग पे गहरी आस्था जो भारतीय लोगों की है, उसके कारण एक क्राउड, ये हर जगह नहीं बनता है। जगह जगह छोटे पैमाने पे बनता है। जैसे आप मान लीजिए नाहन का मेला लग गया, माघ का मेला लग गया, तो लोग त्रिवेणी जी जाते हैं, अपने बगल की नदी में जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे जो है मेले लगते हैं। और आपको हम यहाँ पे दो चीज, इकोनॉमिक वेल बीइंग की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरा मैं भारत के सनातन दर्शन की भी बात कर रहा हूँ। भारत में जो अच्छा, इसके आर्थिक पहले कि आप विकास, आगे बढ़िए, आपने एक किताब भी लिखी है सनातन अर्थशास्त्र करके, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। आपने टेंपल और रिलिजियस इकोनॉमी को इसमें बड़े बखूबी समझाया है। पेशे से सीए हैं लेकिन लेखक भी हैं। में सीए तो लेखक होता ही होता है ना, कभी ऑडिट रिपोर्ट लिखता है तो कभी किताब बिल्कुल, लिखता है, वो तो लिखता ही है। तो सीए आपने का काम सनातन ही पे पूरी है, किताब लिख डाली। जीवन भर पढ़ना और लिखना ही काम रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बाकी जगह तो आप एप्लीकेशन में आ जाओगे। तो सनातन ज़रा इसको भी अर्थशास्त्र समझाइए। बेसिक जी, हाँ, सनातन अर्थशास्त्र बेसिकली 94 में जब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, तो मैं पश्चिम के विद्वानों का जो है वो दर्शन पढ़ रहा था। उसमें एक विद्वान थे रॉबिन्स। तो रॉबिन्स की एक थ्योरी थी कि साधन कम है और हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं, तो इन कम साधनों का आवश्यकताओं के बीच बंटवारे को जो है स्कैरसिटी थ्योरी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मुझे लगा नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कड़कड़ में भगवान की थ्योरी, यानी कड़कड़ मूल्यवान है। तो जो है हमारे पास संसाधन बहुत हैं, बट हमारी आवश्यकताएं जितनी जो है डेवलप हुई, उतना ही हम उन संसाधनों का विकास कर पाए। तो आवश्यकता अगर आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता भी अर्थशास्त्र की जननी है। तो सनातन अर्थशास्त्र ये बात बोलता है कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उतना जो है हम उसके बारे में दृष्टि नहीं डाल पाए, उसको खोज नहीं पाए। यहाँ कड़कड़ में भगवान है। जैसे हमारे यहाँ दर्शन है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी। तत्वमसी मतलब तुम में भी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। मतलब हम दोनों में संपूर्ण संभावनाएं हैं। हम अपनी संभावना का पूरा तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को खोज नहीं पा रहे हैं, अपने पोटेंशियल को
खोज नहीं पा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मैंने सनातन अर्थशास्त्र में लिखा, और सनातन अर्थशास्त्र का मतलब होता है, हमने जो डिफाइन किया सस्टेनेबिलिटी, सनातन का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। ये ऐसी व्यवस्था है जो आदिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलेगी। और ये सनातन जब सस्टेनेबल है, तो हमारे यहाँ जो सनातन की प्रैक्टिस भी आप देखिए ना, पूजा पाठ से लेके कृषि से लेके सारी चीजें ऐसी है जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो हमारी जो इकोनॉमिक हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो इकोलॉजी के हिसाब से था। इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को एक साथ लेके चलते थे। पश्चिम के लोग क्या हुआ, वो इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी एक साथ नहीं थे। उन्होंने मशीनों का आविष्कार किया, भाप के इंजन का आविष्कार किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद प्रदूषण बढ़ने लगा वातावरण में। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। हम जो है एसडीजी की बात कर रहे हैं, आज पश्चिम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है, जबकि भारत का जो सनातन चरित्र है, जिसको हमारे ऋषि मुनि और लोगों ने समाज की स्थापना, सभ्यता की स्थापना में विकसित किया, वो सारी चीजें सस्टेनेबल प्रैक्टिस पे आधारित थी। तो हमारा जो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ना, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस के आधार पर हुआ। चाहे आप पूजा पाठ की, हम लोग ने क्या किया, हमने ईश्वर को और वृक्ष को प्रकृति से जोड़ा। सूर्य हमारे लिए क्या है, भगवान है, जबकि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वृक्ष को हमने क्या किया, पूजा से जोड़ दिया। पीपल को हमने पूजा से जोड़ दिया। पीपल हमारे लिए सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला है। तो बहुत सारे वृक्षों को हमने इसलिए जोड़ा पूजा पाठ से कि हम वृक्ष का संरक्षण कर सके। तो हमारी जो सनातन प्रैक्टिस है वो इकोलॉजी के हिसाब से, ये बेसिकली हमारी सोशल प्रैक्टिस ही जो है सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, इसलिए हम इसको सनातन बोलते हैं। पश्चिम में ऐसा नहीं है, वो मशीनों के इस्तेमाल से सामाजिक व्यवस्था लाते हैं। हम अपने यहाँ सस्टेनेबल प्रैक्टिस के हिसाब से सनातन व्यवस्था लाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि तुम्हारे में भी ब्रह्म है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे में ब्रह्म। हम एक दूसरे को ब्रह्म मानते हैं, यानी हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए सोशल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम भाई एक सहजीवन सह अस्तित्व, हम तुम्हारे भी अस्तित्व को मानते हैं, हम अपने भी अस्तित्व को मानते हैं। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का जो सार में बोलेंगे यही है कि तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म, हम में एक ही चेतना का जो है विस्तार है। हम दोनों एक दूसरे अभी से तक जिस भी सीए से बात की थी, वो हमेशा नंबर ही जोड़-तोड़ की बात करते थे। आपने जितने सुंदर तरीके से ईश्वर और प्रकृति का मेल बताया है, और वो वाक़ई बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। और हमने वही सनातन अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। नहीं, नहीं, और जिस तरह से लेकिन आपने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, और बहुत अच्छे से आपने सारी बातें दर्शकों को समझाई है। एक और चीज़ आपके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने कहीं सुना था, हम चाहेंगे, आपका नाम पंकज जायसवाल है, आप लिखते हैं पंकज गांधी जायसवाल। ज़रा, क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो आप ज़रा इसके पीछे की कहानी बता दीजिए। ये एक्चुअली व्यक्तिगत प्रश्न है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बार-बार कहना जो है जब मैं मुंबई आया था तो यहाँ पे जो बीच में एक प्रथा है कि आप जो पिताजी का नाम लगाएँ बीच में। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको ही मालूम है कि हमारे यहाँ वो बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं है। जब भी कोई नाम पूछता था तो मैं पंकज जायसवाल बोलता था। नहीं, नहीं, पूरा नाम, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रैक्टिस है कि आप कोई नाम लिखाने जाएँगे तो बीच में मिडल कोई नेम नाम लिख। ज़रूरी है। हाँ, तो बार-बार पूछते थे, तो उस समय जो है सोशल मीडिया ऑरकुट वगैरह था, तो मैंने बोला यार यहाँ चलो एक काम करते हैं। उस समय मैं गांधी जी को बहुत पढ़ रहा था, और जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन किए थे, सत्य के प्रयोग पढ़ा था। इवन उनके अगेंस्ट में जो किताबें हैं, वो भी मैंने हंसराज रहबर की गांधी बेनकाब पढ़ी। गोपाल गोडसे भी किताब मैंने गांधीवत और मैं पढ़ी। तो मैंने दोनों चीज़ों का अध्ययन किया, ऐसा नहीं था कि यूनिलैटरल हम सिर्फ एक साइड। मैंने केवल गांधी जी के बारे में गांधी जी की या रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ ली। मैंने गोपाल गोडसे की भी पढ़ी और हंसराज रहबर की भी पढ़ी। और मुझे लगा कि गांधी जो है भारत, अब भारत के बाहर गांधी का जो दर्शन है, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है और इसकी काफ़ी वैल्यू है और इनको फॉलो किया जाना चाहिए। आज के दौर में जो है, गांधी जो है अपने आप में एक बड़ा संदेश है शांति लाने के लिए। अंग्रेजों को भगाने वाला व्यक्ति जो उस समय सबसे बड़ा बड़ा ताकतवर संगठन था, गांधी जी ने किस तरह से उसको किया और किस तरह से उनसे लड़े और सबको लेकर साथ चले। तो मुझे लगा गांधी से बड़ा चरित्र नहीं होगा, और राष्ट्रपिता वो वहीं है, तो चलो पिता की जगह बीच में हम राष्ट्रपिता का नाम लगा लेते हैं। तो वो अरे वाह! प्रैक्टिस हमने जो है पंकज गांधी जायसवाल एक सोशल मीडिया में हमने नाम चालू किया, जो बाद में बड़ा हिट हो गया। अब लोग जो है पंकज गांधी जायसवाल ही बोलते हैं। मेरा सर्टिफिकेट का नाम पंकज जायसवाल है, बट सोशल मीडिया में पब्लिक प्रोफाइल में पंकज गांधी। तो मैंने किताबें भी, आर्टिकल भी जो है पंकज गांधी जायसवाल से लिखना चालू किया। बढ़िया, तो मैंने बड़ा अच्छा भी लग रहा है सुनने में, पंकज गांधी जायसवाल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमसे आपने इतना टाइम निकाला और बहुत ही सरलता और एक अच्छे एक इसमें तरीके से। मैं गांधी जी पे एक चीज बताओ कि अ, चरखे का जो उपयोग जो है, उनके दूरदृष्टि क्या थी। चरखे से तो सस्टेनेबिलिटी आती है, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। वो मैनचेस्टर में जो है, मैनचेस्टर की इकोनॉमी और अंग्रेजों पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने बोला कि
हम अपने यहाँ चरखे से कपड़ा बनाएंगे तो वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम, मतलब वो प्रभावित होगा। तो यहाँ बैठे-बैठे मैनचेस्टर में प्रभाव डालने के लिए उन्होंने यहाँ पे चरखे का प्रयोग किया था। तो चरखे से उन्होंने साम्राज्यवाद की नींव, कई लोग बोलते हैं ना चरखे से आज़ादी कैसे आई? तो उसके अगर पीछे जाएँगे तो चरखे से उन्होंने साम्राज्यवाद की नींव हिला दी थी। उसके पीछे उनका आइडियोलॉजी और कांसेप्ट ये था। तो छोटी-छोटी चीज़ों से जो है, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है गांधी जी से, ऐसा नहीं है। गांधी जी जब पहली बार जज के सामने गए थे तो डर के भाग गए थे वो। काँपने लगे थे, हाथ-पाँव काँपने लगा था। वो हमारे गाँव से आए लड़कों के साथ हमेशा होता है, जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, इवन आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं कोर्ट में जाते हैं, तो पहली बार वो फेस नहीं कर पाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना शर्मीला था, जो जज को फेस नहीं कर पाया और भाग गया, वो बाद में इतना बड़ा आदमी बन गया। तो हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है, हमको काम करने की ये ज़रूरत है। बताइए, ये भी पर्सनल सवाल है। आप गांधी जी के इतने बड़े फैन हैं, कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं क्या अभी आने तो वाले हम समय में? नहीं, अभी तो मैं भी कुछ इसमें कह नहीं सकता, क्योंकि अभी काम करने का समय है, तो मैं काम ही करूँगा। आगे भविष्य क्या, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो फिलहाल समय वैसे इसी में है। जवाब तो नेता वाला ही है। नहीं, नहीं, आप इसको नेता वाला मत समझिए, क्योंकि लिमिट नहीं करना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल, समय की बिल्कुल। धारा गो विद द फ्लो, करेक्ट, मैं गो उस पे विद द फ्लो। विश्वास करता हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है, जैसे इस बार महाकुंभ में एक चीज़ और बड़े ध्यान दी गई है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इस बार हाइजीन और इको फ्रेंडली इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है और काफ़ी जी, ये पिछली बार भी था। हाइजीन और इको फ्रेंडली स्वच्छता जो है, स्वच्छ कुंभ पिछली बार भी था और इको फ्रेंडली पिछली बार भी था, इस बार भी है। थोड़ा उसको और इस जो बार है इस पर और डिजिटल, विशेष ध्यान दिया गया हाँ, है। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए कितना भी आप करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के नमकीन के पैकेट आ ही जाते हैं। लोग प्लास्टिक का बॉटल यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को हटाना जो है इस समय सबसे हरीकेन टास्क हो गया है लाइफ में, बिल्कुल, और ये प्लास्टिक पृथ्वी पे सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। तो धीरे-धीरे कम होगा, जैसे हमने पिछली बार ट्राई किया था, समझिए हमने 60-70% अचीवमेंट लाए, हमको लगता है इस बार 90% लाएँगे, क्योंकि ये लोगों के ऊपर निर्भर है। लोग प्लास्टिक लेके आ ही जाते हैं। नहीं कुछ हुआ तो पानी का बॉटल लेके आ गए, नहीं कुछ हुआ तो चिप्स के पैकेट लेके आ बिल्कुल। गए। तो ये कोशिश सरकार का मैसेजिंग देने का है कि भाई इस चीज़ को आप अपने जीवन से दूर करिए, इको फ्रेंडली होइए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई, समझाई। आपका हमने काफ़ी समय लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।